गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो सब। मैं एक एक खत्री। आज हम बात करेंगे कफन कहानी की, जो प्रेमचंद की कहानी है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी लगी है और अपने फर्स्ट ग्रेड में भी लगी है, जो इम्पोर्टेंट कहानी है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। उम्मीद है आज हम पढ़ेंगे उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सबसे पहले लेखक का थोड़ा सा ऊपर से परिचय देख लें। ज़्यादा देखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम साहित्य में ज़्यादा देखेंगे और यहाँ से भी प्रबल संभावना है जो हम परिचय देखेंगे वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो प्रेमचंद का जन्म हुआ था भाई 1880 में और मृत्यु हुई थी 1936 में। जन्म कहाँ हुआ? तो लम्ही, बनारस। कहाँ पे? यूपी में। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इनकी माता का नाम भी पूछा जाता है। तो माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम अजय लाल था। और इनका वास्तविक नाम पूछ ले तो वास्तविक नाम इनका क्या था? धनपत राय नाम था। और ये प्रेमचंद है ना, पहले हिंदी में आने से पहले उर्दू में लेखन करते थे। किसमें? उर्दू भाषा में। और बाद में इनका एक वो संग्रह था, सोजे वतन, शायद ऐसा कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, जो भी हम देखेंगे आगे। वो अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? जब्त कर लिया था। सोजे वतन है क्या है वो भी हम आगे और देख लेंगे। और प्रेमचंद नाम किसने दिया ये पूछ लें तो प्रेमचंद को दया नारायण निगम ने प्रेमचंद नाम दिया है। तो बड़ी बड़ी चीज़ें जो हमने अभी देखी, जन्म लम्ही बनारस में, माता आनंदी देवी, पिता अजय लाल, वास्तविक नाम धनपत राय। और उर्दू में लेखन ये नवाब राय नाम से करते थे। प्रेमचंद नाम दिया दया नारायण निगम ने। और एक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय थे, उन्होंने इनको उपन्यास सम्राट कहा है। पूछ ले प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहने वाले कौन है? शरद चंद्र। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये सारे डेटा इंपॉर्टेंट है। फिर प्रेमचंद ने ये पत्रिका निकाली, हंस, मर्यादा, माधुरी और जागरण। ये भी इम्पोर्टेंट है, हर तीसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। फिर प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? क्योंकि कफन कहानी है, हम कहानी पढ़ेंगे तो कहानियों के बारे में हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए तो इनकी पहली कहानी सोत है। कौन सी है? सोत। अंतिम कहानी पूछ ले प्रेमचंद की तो कफन कहानी है। पहली तो सोत हो गई और अंतिम कफन कहानी है। और पहला संग्रह पूछ ले प्रेमचंद का तो पहला संग्रह है प्रेमचंद का सप्त सरोज। कौन सा है? सप्त सरोज। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो अंतिम संग्रह कौन सा प्रेमचंद का, ये आपको कमेंट करके बताना है। पहला संग्रह तो सप्त सरोज हो गया, अंतिम कौन सा है ये आप बताओगे। और स्वजय वतन कहानी को जब्त कर लिया था अंग्रेज सरकार ने, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर आगे देखो, प्रेमचंद ने ऐतिहासिक कहानियाँ प्राय नहीं लिखी। ये कथन करने वाला क्वेश्चन आता है ना कि प्रेमचंद ने ऐतिहासिक कहानियाँ लिखी, तो प्रेमचंद ने ऐतिहासिक कहानियाँ नहीं लिखी, ये आपको स्पेशल रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, वापस देखो थोड़ा सा, आप पढ़ो ना तो आप भी ऐसे पढ़ा करो जैसे हम देख रहे हैं। इनका जन्म हुआ था 1880, मृत्यु 1936। जन्म लम्ही बनारस में, माता आनंदी देवी, पिता अजय लाल, वास्तविक नाम धनपत राय, उर्दू में लेखन नवाब राय नाम से। प्रेमचंद नाम दया नारायण निगम ने दिया और उपन्यास सम्राट शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा इन्हें। पत्रिका कौन सी है? हंस, मर्यादा, माधुरी, जागरण। पहला संग्रह सप्त सरोज, अंतिम संग्रह कौन सा है ये आपको बताना है। पहली कहानी सोत, अंतिम कहानी कफन, जो अभी हम वाचन करेंगे इनका। आगे देखो, सोजे वतन कहानी जब्त कर ली थी अंग्रेज सरकार ने प्रेमचंद की। अब देखो, प्रेमचंद ने ऐतिहासिक कहानियाँ नहीं लिखी, हमने पढ़ा है। अब प्रेमचंद के बारे में थोड़ा सा विस्तृत परिचय देख लें, अगर अच्छा क्वेश्चन आए तो। क्योंकि कफन कहानी लगी है और कभी परिचय से क्वेश्चन ना आए, ये हो नहीं सकता। क्योंकि यहाँ से आपका साहित्य का क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है और साथ ही साथ इस कहानी का क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है। मतलब एक पथ दो काज वाली बात हो रही है। तो प्रेमचंद ने कहानी और उपन्यास का मुहावरा बदल दिया। उनसे पहले हिंदी कथा साहित्य, रूप, शैली, भाषा, कथ्य और उद्देश्य में सिर्फ क्या था? मनोरंजनात्मक था। प्रेमचंद से पहले जो कहानियाँ लिखी गई थी वो सिर्फ मनोरंजन के लिए लिखी गई, लेकिन प्रेमचंद ने इसका मुहावरा बदल दिया, कहानियाँ और उपन्यास दोनों को। क्योंकि प्रेमचंद ने कहानी और उपन्यास को किससे जोड़ा? जीवन के यथार्थ से जोड़ा। अब पूछ ले, कहानियों और उपन्यासों को यथार्थ जीवन से किसने जोड़ा? तो प्रेमचंद ने। अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो प्रेमचंद की कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ भी होगी। तो पहली कहानी इनकी है बड़े घर की बेटी, फिर नमक का दरोगा, ईदगाह, बड़े भाई साहब, पूछ की रात, मंत्र, नशा और कफन। ये अच्छी कहानियाँ जो बार बार पूछी जाती है, जिनको मैंने इन नोट्स में शामिल किया है। बाकी हम साहित्य इतिहास पढ़ रहे हैं, वहाँ इन्हें विस्तार से और देख लेंगे। ठीक है, फिर इनके प्रसिद्ध उपन्यास भी होंगे। तो प्रसिद्ध उपन्यास इनके हैं प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। इनके उपन्यासों को आपको क्रम से याद करना। कैसे याद करना? क्रम से, डेट वाइज। अच्छा क्वेश्चन आता है। तो अभी हम क्या परिचय देख रहे हैं, नॉर्मली तो हम इतना यहाँ फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि अपना आज फोकस किस पे है? कफन कहानी पे। फिर देखो, प्रेमचंद का लेखन जीवन की सच्चाई पर आधारित है। कैसा है लेखन इनका? जीवन की सच्चाई पर आधारित है।
उसे युग में जैसा सामाजिक जीवन था, उस युग में जैसा सामाजिक जीवन था प्रेमचंद ने वैसा ही दिखाया। मतलब प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में जो उस युग में यानी अपने टाइम में जैसा सामाजिक जीवन था वैसे ही अपनी कहानियों में दिखाया। और अपनी कहानी और उपन्यासों के कथानक अपने आसपास से लिए हैं प्रेमचंद ने। मतलब जो आसपास के करेक्टर हैं, हम प्रेमचंद का कोई उपन्यास पढ़ेंगे, कोई कहानी पढ़ेंगे तो हमें ऐसा लगेगा ऐसा करेक्टर अपने आसपास रह रहा है, क्योंकि हम आम जीवन में उनको देखते हैं। उन्हीं को प्रेमचंद ने अपनी कहानी और उपन्यासों में उतारा है। तो समाज की कुरीतियाँ, जाति पाति के भेदभाव, छुआछूत, हिंदू मुस्लिम एकता, स्त्रियों की दुर्दशा आदि उनकी कहानियों और उपन्यासों की क्या है विषय वस्तु। क्वेश्चन आ जाए प्रेमचंद की कहानियों की विषय वस्तु क्या है, तो ये लाइन आपको हूबहू याद कर लेनी, इससे आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखो हमें हार्ड से हार्ड और इजी से इजी क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है, क्योंकि कई बार पेपर इजी आ जाता है और कई बार हार्ड आ जाता है। तो कैसा भी पेपर आए हमें तैयार रहना है, और इससे बार मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं आएगा। जो हम पढ़ेंगे प्रेमचंद से संबंधित और कफन से संबंधित आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो प्रेमचंद की रचनाओं के पात्र कैसे जाने पहचाने हैं, सीधे साधे भोले और कर्मठ हैं, जो मुश्किलों में अपना जीवन यापन करते हैं। ये प्रेमचंद के पात्र है जो भी कहानियों में उपन्यासों में। आप देखना इनकी कहानियाँ पढ़ोगे तब आपको पता चल ही जाएगा। फिर अगला क्या कह रहे हैं कि प्रेमचंद की रचना का उद्देश्य शोषण और अन्याय के खिलाफ क्या है, आवाज़ उठाना है। इन्होंने रचनाएं क्यों करी, क्योंकि शोषण और अन्याय के खिलाफ ये आवाज़ उठाना चाहते थे। और जीवन में जहाँ भी अन्याय और शोषण है प्रेमचंद इसका क्या करते हैं, घोर विरोध करते हैं। आपको भी जहाँ शोषण और अन्याय दिखे, आप पढ़े लिखे हो, आपको भी विरोध करना चाहिए। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, है ना। आगे देखो प्रेमचंद शुरू में किससे प्रभावित थे, गांधीवाद से प्रभावित थे, और लेकिन बाद में जीवन के अंतिम वर्षों में वे मार्क्सवाद की तरफ झुक जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यथार्थ का चित्रण करने के बावजूद प्रेमचंद कैसे लेखक हैं, आदर्शवादी लेखक है, और इनकी कहानियाँ आदर्श उन्मुख यथार्थवादी कहानियाँ हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये लेखक कैसे हैं, आदर्शवादी लेखक है, लेकिन चित्रण इन्होंने यथार्थ का करा, किसने, प्रेमचंद ने। आगे देखो प्रेमचंद ने अपनी कहानियाँ उपन्यास के माध्यम से सदा कुछ न कुछ कहना यानी एक संदेश दिया। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों और उपन्यास के माध्यम से सदा कुछ न कुछ कहना चाहे, यानी एक संदेश दिया है हर कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और तो आज अपनी कहानी है कफन। तो कफन कहानी में सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, इसमें 3 परिच्छेद हैं। कितने परिच्छेद हैं, 3 परिच्छेद सॉरी दोस्तों। तो इसमें परिच्छेद पूछ लें, परिच्छेद कितने हैं, 3 परिच्छेद हैं। आगे देखो तो कफन कहानी की पहली विशेषता क्या है, ये यथार्थवादी कहानी है। कैसी कहानी है, यथार्थवादी कहानी है कफन। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस कहानी को कैसी कहानी माना है, मार्क्सवादी कहानी माना है। वैसे कैसी है कहानी, यथार्थवादी कहानी है। और इस कहानी में पात्र घिसू, माधव और बुधिया ये केंद्रीय पात्र है। वैसे जमींदार आएंगे, आसपास के लोग और आएंगे, लेकिन केंद्रीय पात्र 3 ही है, घिसू और माधव। ये आपको थोड़ा स्पेशल रूप से ध्यान में रखना है। तो मुख्य पात्र 3 है इसमें, घिसू, माधव और बुधिया। इस कहानी की विशेषता क्या है, वैसे विशेषता कहानी पढ़ने के बाद में पढ़नी चाहिए, लेकिन हम पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस कहानी की विशेषता है, मतलब यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, आपके इंटरव्यू में भी बनेगा और एग्जाम में भी। पहले तो ये यथार्थवादी कहानी कैसी है, यथार्थवादी कहानी है जो आर्थिक विषमता को स्पष्ट करती है। कफन कहानी कैसी कहानी है, यथार्थवादी कहानी है जो आर्थिक विषमता को स्पष्ट करती है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर दूसरी विशेषता इसकी क्या है कि ये कहानी मेहनत का विरोध करती है। किसका विरोध करती है, मेहनत का विरोध करती है, ऐसा कई आलोचकों का मानना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरी विशेषता है ये कहानी आर्थिक भेदभाव के खिलाफ क्रांति का भाव भरती है। क्या करती है ये, आर्थिक भेदभाव के खिलाफ क्रांति का भाव भरती है। कौन सी कहानी, कफन कहानी। अगली विशेषता सर्वहारा वर्ग का समर्थन करती है, कफन कहानी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सामाजिक विद्रोह का भाव भरती है, कौन सी कहानी, कफन कहानी। पात्रों को मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया किसने, प्रेमचंद ने। वर्ग संघर्ष को स्पष्ट करती है कफन कहानी। और अगली विशेषता क्या है, ये कहानी आलसी वर्ग का क्या करती है, समर्थन करती है। क्यों करती है, हम कहानी पढ़ेंगे तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। लेकिन ये कहानी अगर ये आप विशेषता देख लेते हो ना, तो समझ लो आपकी कहानी कवर हो गई आपसे, है ना। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे देखो एक बार वापस सुन लो विशेषता। यथार्थवादी कहानी है जो क्या करती है, आर्थिक विषमता को स्पष्ट करती है, मेहनत का विरोध करती है, आर्थिक भेदभाव के खिलाफ क्रांति का भाव भरती है, सर्वहारा वर्ग का समर्थन करती है, सामाजिक विद्रोह का भाव भरती है। पात्रों को कैसे प्रस्तुत किया प्रेमचंद ने, मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया। वर्ग संघर्ष को ये कहानी स्पष्ट करती है और आलसी वर्ग का समर्थन करती है। कैसे करती है ये हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में, ना।
आगे देखो, इसका कहानी के लिए कुछ कथन है अलग अलग विद्वानों के। कमलेश्वर ने क्या कहा कि ये कहानी यानी कफन कहानी मौत की नहीं, कैसी कहानी है, जिंदगी की कहानी है। ये कथन किसका है, कमलेश्वर का। ये कहानी मौत की नहीं, कैसी कहानी है, जिंदगी की कहानी है। तो शिवमल मंगल सिंह सुमन ने क्या कहा कि कफन तल स्पर्शी यथार्थ का अंकन है। कफन कैसी कहानी है, तल स्पर्शी यथार्थ का अंकन है, यह अपने सुमन जी का मानना है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कफन के अमानुषिक यथार्थ को स्वीकार करते प्रेमचंद ने क्या कहा, नहीं, शुक्ल ने क्या कहा कि प्रेमचंद की कल्पना अब अधिक उड़ाने भरने लगी है। ये अपने शुक्ल जी का मानना है। शुक्ल जी और कमलेश्वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चन सिंह, उन्होंने क्या कहा कपन के बारे में, ये उनके जीवन का ही कपन सिद्ध हुई, बल्कि उनके संचित आदर्शों, मूल्यों, आस्थाओं और विश्वासों का भी कपन सिद्ध हुई, ये माना था बच्चन सिंह का। ठीक है साथियों, हम लोगों ने कफन कहानी का परिचय देखा, प्रेमचंद का परिचय देखा। अब हम कफन कहानी जो मूल है उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो कहीं कोई कमियां दिखे, गलतियां दिखे तो आप बताने की कोशिश ज़रूर करना। ठीक है, शुरू कहानी, शुरू का पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। कई बार शुरू से ही पंक्ति उठा ली जाती है कि ये किस कहानी से है। कि झोंपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बूझे अलाव के सामने चुपचाप बैठे हैं। अब क्वेश्चन आ जाए कि घीसू और माधु है ना, दो बाप बेटे, कि वो शुरू में कहाँ बैठे हैं, झोंपड़े के द्वार पर। कहाँ पर बैठे हैं, झोंपड़े के द्वार पर बैठे हैं। बाप और बेटा दोनों अलाव के सामने चुपचाप बैठे। अलाव यानी जो तप तप होता है ना, अग्नि सी, वहाँ। और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही है। और अंदर कमरे में बुधिया प्रसव वेदना से क्या खा रही है, पछाड़ खा रही है, चिल्ला रही है, चीखें आ रही है दर्द के मारे। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कहानी शुरू हो रही है, ये थोड़ा आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बाप और बेटा, यानी बाप तो कौन है, घिसू, बेटा कौन है, माधव। ये अच्छे से ध्यान रखना। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती है कि दोनों कलेजा थाम लेते हैं। ठीक है, दोनों कौन, घिसू और माधव। अगला क्वेश्चन, जाड़े की रात थी, रात कैसी थी, जाड़े की थी, तभी अलाव ताप रहे ना। जाड़े की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी, सारा गांव अंधकार में ले हो गया था। अंधेरी रात थी, जाड़े की रात थी, सर्दी की रात, दोनों अलाव सेक रहे थे, दोनों झोंपड़ी के द्वार पर बैठे थे। अंदर कौन चिल्ला रही थी, बुधिया। ये थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। आगे देखो, घिसू ने कहा मालूम होता है बचेगी नहीं। घिसू माधव को कह रहा है कि मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही तो है, जल्दी क्यों नहीं मर जाती, देख कर क्या करूं। ये माधव बुधिया का हस्बैंड है ना। तो ये क्या कह रहा है कि मरना ही तो, जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। फिर घिसू वापस कह रहा है, तू बड़ा बेदर्द है वे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। ये कह रहा घिसू वापस माधव को। लो, तो मुझसे उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना देखा नहीं जाता। आपस में बाप बेटे बात कर रहे हैं। और ये कथन याद रखना, तू बड़ा बेदर्द है, ये किसका कथन है, घिसू का है। सीधा कोटेशन पूछ ले, तू बड़ा बेदर्द है, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। ये कथन पूछ ले तो ये घिसू का कथन है। घिसू ने किससे कहा है, माधव से कहा है। अच्छा क्वेश्चन बनेगा। आगे देखो, चमारों का कुनबा था, ये भी पूछा जा सकता है। कुनबा यानी इलाका किसका था, चमारों का कुनबा था, जो क्या था, सारे गांव में बदनाम। घिसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम, ये घिसू की विशेषता है। एक दिन काम करता और 3 दिन क्या करता, घिसू आराम करता। और माधव की विशेषता क्या है, माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता और 3 घंटे घंटे पर चिलम पीता। ये दोनों की विशेषता है। घिसू तो क्या करता, एक दिन काम करता और 3 दिन क्या करता, आराम करता। और माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता और घंटे पर चिलम पीता। मतलब 30 मिनट काम किया और 1 घंटे चिलम फूंकने का काम था माधव का। फिर देखो, इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी मिलती नहीं थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। मतलब वैसे इनको काम मिलता ही नहीं था। और अगर घर में मुट्ठी भर काम है, मतलब अनाज है, तो फिर वो काम पे जाते ही नहीं कि अपने लिए खूब है। मतलब आलसी वर्ग का समर्थन करती है, हमने देखा ना पहले। तो वे इसी की विशेषता, मतलब कहानी से विशेषता निकल जाती है। आगे देखो, जब 2-4 फाके हो जाते, मतलब जब फाके हो जाते कि भूखे मर रहे हैं, तब क्या करता, घिसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। लकड़ियाँ कौन लेके आता भाई तोड़कर, घिसू लेके आता। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। और माधव क्या करता, उन लकड़ियों को बाजार में बेच आता। जब तक वे पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे फिरते। जब तक पैसे रहते तब तक एकदम चिल होकर घूमते हैं ना। फिर जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियाँ तोड़कर या मजदूरी तलाश करते। और गाँव में काम की कमी नहीं थी, लेकिन गाँव में काम की कमी नहीं थी, लेकिन ये आलसी थे, कहीं जाते नहीं थे। जब भूखे ही मरने लगे तो लास्ट इनके पास हथियार था कि अब जाएंगे, अब जाना ही पड़ेगा।
ठीक है। अगली विशेषता क्या है, किसानों का गाँव था। और कुनबा किसका था, चमारों का था, जो सारे गाँव में बदनाम था। और किसानों का गाँव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, लेकिन इनको तो काम करना ही नहीं था, है ना। मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा कोई और चारा ना होता। मतलब जब कोई नहीं मिलते तब लास्ट में इनको बुलाते हैं कि कोई नहीं, ये एक आदमी दो आदमी का काम, ये मतलब क्या बोलते, चार आदमी का काम भले दो जना करें या कैसे ही करें, मतलब उल्टा। जैसे काम की ज़रूरत तो हो 5 जनों की, ठीक है, और वो 10 जने बुलाने पड़े, ठीक है ना। तो वो वाली कंडीशन है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे देखो, कहाँ थे हम, हाँ, विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं थी। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन थे, इसके अलावा इनकी कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चित्रों से अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जाते थे। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लेना। फटे चित्रों से अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जाते हैं। किस पाठ से या किस कहानी से या किस रचना से ये पंक्ति ली गई है, तो कफन कहानी से ली गई है, ये प्रेमचंद कह रहे हैं ना। आगे देखो, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियाँ भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं। दिन इतने की वसूली की आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ ना कुछ कर्ज दे देते। मतलब इतने गरीब थे कि लोग कई बार दया आ जाती है ना, दे दो यार ऐसे ही, तो कर्ज इनको कुछ ना कुछ दे देते। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खा लेते। और क्या करते ये, कभी तो वो लकड़ियाँ बेच के काम चला लेते, और कभी क्या करते, मटर खेतों से मटर और आलू उखाड़ कर ले आते और उसे भून भून कर खा लेते। 10-5 ऊख हो गया, गन्ना उखाड़ लाते और रात भर उन्हें चूसते। मतलब चोरी का भी ये काम कर रहे हैं ना, लोगों को खेत से उखाड़ना, ये बुरा काम है ना। तो ये भी ये करते थे कौन, घिसू और माधव। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे देखो, घिसू ने आकाशवर्ती से 60 साल की उम्र काट दी। अब क्वेश्चन अच्छा बनेगा, ये घिसू की उम्र कितनी थी भाई, 60 साल। कितनी थी, 60 साल। और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के पदचिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने, जो हमने बैठा था ना, अलाव के सामने तप रहे थे। तो ये अलाव के सामने बैठकर क्या कर रहे थे, आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे, चोरी करके लाए। यीशु की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया, यानी माधव की मम्मी का देहांत हो गया बहुत पहले। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। माधव का विवाह कब हुआ, 1 साल हो गया, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड में पिछली बार। 1 साल हो गया माधव की शादी हुए, तो माधव का ब्याह पिछले साल हो गया। जब से ये औरत आई है, कौन सी औरत बताओ, बुधिया। जब से ये औरत आई है, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली। पिसाई करके, एक मिनट है ना, पिसाई करके या घास छील कर शेर पर आटे का इंतजाम कर लेती, और इन दोनों बेगैरतों का दो जगह नहीं पेट भरती रहती। वो कमाती, ये मौज करते हैं ना। जब से वे आई है, दोनों और भी आलसी और आराम मतलब हो गए हैं। जब से बुद्धि आई तब से ये और ज़्यादा आलसी हो गए, क्योंकि इन्हें लग रहा है भाई कोई ना कोई कमा के ला के दे देगा। बल्कि कुछ अकड़ भी आने लगी। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्ब्याज भाव से दुगुनी मजदूरी मांगते। कोई बुलाता था तो 500 का काम 1000 मांगते ना। वही औरत आज परसों वेदना से मर रही थी, और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वे मर जाए और आराम से सोए। देखो कैसे सोच रहे हैं, मतलब वो औरत इनके लिए दौड़ रही थी, लेकिन इनकी ये सोच, मतलब इस कहानी में बताई है प्रेमचंद ने, ठीक है। ये हमें देखो बड़े बड़े मैसेज दे रही है कहानी। तो हमने क्या पढ़ा कि प्रेमचंद अपनी हर कहानी और उपन्यास के माध्यम से कोई ना कोई संदेश जनता को या पाठक वर्ग को देते थे। तो घिसू ने, आगे देखो, घिसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो आ क्या दशा है उसकी। अब वापस ये करेक्टर बात करेंगे ना। घिसू ने माधव को क्या कहा, जाकर देख तो आ क्या दशा उसकी। तो माधव क्या कह रहा है, चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। ये किसका कथन है, ये माधव का कथन है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये कथन पूछे जा सकते हैं। आगे देखो, माधव को बे था, वे कोठरी में गया, घिसू आलूओं का बड़ा बाग साफ कर देगा। माधव क्यों नहीं जा रहा है कि आलू ये सेक रहे हैं, भून रहे हैं, अगर मैं वहाँ देखने गया तो पीछे घिसू आलू सारे खा जाएगा और मैं भूखा रह जाऊँगा, तो इसलिए ये उसे देखने भी नहीं जा रहा है। देखो ये पेट के लिए, मतलब जो वहाँ तड़प रहे लेकिन नहीं जा रहे हैं, है ना। तो आगे देखो, बोला मुझे वहाँ जाते डर लगता है। अब क्या बहाना बना रहा है माधव, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। तो वापस घिसू कह रहा है, डर किस बात का है, मैं तो यहीं हूँ, तो तुम ही जाकर देख लो। हाँ, मध्य वापस में घिसू को कह रहा है, मेरी, अब ये कथन किसका है, घिसू का। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था, और मुझसे लजाएगी नहीं कि भाई मैं तो ससुर हूँ, मुझसे लजाएगी। ये कौन कह रहा है, घिसू कह रहा है माधव को।
जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उखड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सूध भी ना होगी। तुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी पटक सकेगी। ये किसका कथन है? किसु का कथन है, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा, सौंठ गुड़ तोल कुछ भी तो नहीं है घर में, है ना। तो ये कौन कह रहा है? ये माधव कह रहा है कि भाई बच्चा हो भी गया तो गुड़ तेल वगैरह कहाँ से लाएंगे। तो घिसो वापस कह रहा है सब कुछ आ जाएगा भगवान दे तो। जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं वही कल बुला कर देंगे। देखो कॉन्फिडेंस देखो, कि चिंता मत करो आ जाएंगे ना। अब मेरे 9 लड़के हुए, ये कौन कह रहा है? घिसू। तो घिसू के कितने लड़के हुए? 9 लड़के हुए। घर में कभी कुछ ना था, मगर भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार लगाया। कभी मेरे 9 बच्चे हुए फिर भी बेड़ा पार लगाया घर में कुछ ना होने के बावजूद। तो ये आपस में चर्चा चल रही है इनकी। आगे देखो, जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत कुछ अच्छी नहीं नहीं थी, और किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलता से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे। यह क्या कह रहे हैं कि मेहनत करने वालों से बिना मेहनत करने वाले अच्छे थे, तो ये मेहनत क्यों करें, है ना। कहीं ज़्यादा संपन्न थे। वहाँ इस तरह मनोवर्ती का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात ना थी। हम तो कहेंगे घिसू किसानों से कहीं ज़्यादा क्या था, विचारवान था। जो किसानों के विचार सुनिए समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजी का कुत्सित मंडली में जा मिला। मतलब बैठकों में बैठा रहता, काम वाम कुछ नहीं करता। हाँ, उसमें यह शक्ति ना थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन कराता। इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और उस गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे ये तकसीन तो थी। तकसीन का अर्थ क्या है अभी ध्यान रखना आप। तकसीन का अर्थ क्या है बताओ, सोचो तकसीन का अर्थ क्या होगा। तकसीन का अर्थ तसल्ली। क्या होगा? तसल्ली। आगे देखो, जहाँ उसे तकसीन तो थी कि अगर वे फटे हाल हैं तो कम से कम उसे किसानों की जोड़ तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। उसकी सरलता और निरता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। मतलब ये कहना चाह रहा है जो बेकार करते हैं, कुछ मिलता नहीं है, तो उससे तो मैं अच्छा ही हूँ, मुझे किसी मेरे लोग फ़ायदा तो नहीं उठाते जैसे मैं बैठा हूँ। मतलब ये एक अलग तरह का दार्शनिक भाव है, दार्शनिक टाइप का ये करेक्टर है कौन? घिसू। आगे देखो, दोनों आलू निकाल निकाल कर खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया, इतना सब्र ना था कि उन्हें ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जुबानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज़्यादा गर्म मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान हलक और तालू को जला देता। मतलब गर्म आलू थे लेकिन भूख के मारे वो खाए जा रहे थे, है ना। उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसमें थी कि वे अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे। मतलब पेट में चला जाए तो मुंह जले के बाद में पेट में काफ़ी सामान है कि वो ठंडा हो ही जाएगा। इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल सके। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंख से आंसू निकल जाते। अब क्वेश्चन आ जाए कि किस कोशिश में घिसू और माधव की आंख से आंसू निकल जाते। अब पूछ ले, बुद्धिया तड़प रही थी इसलिए, या इन्हें कुछ काम वाम नहीं मिला था इसलिए? नहीं, किस लिए? क्योंकि वो गर्म आलू जो सीधे ही पेट में डाल रहे थे ना, तो उससे उनकी आंख से क्या निकल रहे थे? आंसू निकल रहे थे। आगे देखो, घिसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई। घिसू को क्या याद आई? ठाकुर की बारात याद आई। अब आलू खा रहे हैं तो खाना याद आएगा, है ना। कि 20 साल पहले भी गया था। अब ठाकुर की बारात में कब गया था घिसू? 20 साल पहले वहाँ गया था। कहाँ गया था? ठाकुर की बारात में। कब गया था घिसू? 20 साल पहले गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वे उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। बोला वे बोझ नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। कि ठाकुर की बारात में गया था 20 साल पहले घिसू, वहाँ उसे भरपेट खाना मिला, उसके बाद नहीं मिला। जहाँ भरपेट मिला तो याद रहना ही है ना। लड़की वाला ने सबको क्या खिलाई? भरपेट पुड़ियाँ खिलाई, और सबको छोटे बड़े सब ने पुड़ियाँ खाई। असली घी की पुड़ियाँ कैसी थी? असली घी की। ये बता रहा है घिसू माधव को। चटनी था, रायता था, 3 तरह के सूखे साग थे, एक रसेदार तरकारी थी, दही था, मिठाई थी। कहते हैं ना सातों पकवान, ये आप पकवान गिन लो। क्या पता आरबीसी पूछ ले, ऐसा नहीं पूछेगी, फिर भी ऊपर ऊपर से ध्यान रखना आप। अब क्या बताऊँ इस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज़ मांगो जितना चाहे खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी ने पानी तक नहीं पिया गया। मतलब इतना खाया कि पेट में जगह नहीं बची कि पानी पी लें। कहाँ पर खाया इन्होंने? जब ठाकुर की बारात में गए थे ना 20 साल पहले, वहाँ की बात बता रहे। मगर परोसने वाले की पतल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौरे डाल देते। मना करते कि नहीं चाहिए। पतल पर हाथ रोके हैं मगर वे हैं कि दिए जाते हैं। मना करने के बावजूद भी देख के थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा ले लो, वैसे वाली बात आजकल होता है ना, वो वाली बात है। जब मुंह
तो लिया तो पान इलायची मिली। अब देखो, अब क्वेश्चन आ जाए कि ठाकुर की बारात में जब गए थे ना, खाना वाना खा लिया तो लास्ट में क्या मिला इनको? पान और इलायची भी मिली। किसको मिली? माधव को नहीं, गिस्सू को। कि ये इसको बता रहा है उस बारात की कहानी। मगर मुझे पान लेने की कहाँ सूझ थी, खड़ा हुआ ना चाहता। ये बोले मुझे पान लेने की सूझ ही नहीं थी, इतना खा लिया कि खड़ा हुआ नहीं जा रहा था मेरे से। चटपट जाकर अपने कंबल में लेट गया, ऐसा दिल दरिया था वे ठाकुर। तो ये पंक्तियाँ किससे ली गई है भाई? ये भी कफन कहानी से ली गई है। ये भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखो, माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब तो हमें कोई ऐसा बोझ नहीं खिलाता। मन ही मन मजा ले रहा कि हम अब हमें ऐसा बोझ कौन खिलाता है, अब कोई क्या खिलाएगा। वे जमाना दूसरा था, अब तो सबको क्या सोचती है, किफायत सोचती है, यानी खर्चा बचाओ, है ना। शादी ब्याह में खर्च मत करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो गरीबों का माल बटोर कर कहाँ जाओगे, बटोरने में कमी नहीं, हाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है। ये कौन कह रहा है? गिशु कह रहा है कि शादी, अब आजकल चलता है ना कि वहाँ खर्च मत करो, ये मत करो, तो आपस में बात चल रही है। अब मधु पूछ रहा है कि तुमने 20 एक पुड़ियाँ खाई होगी, 20 से ज़्यादा खाई। घिसो कह रहा है मैं 50 खा जाता। माधव क्या कह रहा है कि आपने 20 खाई, मैं 50 खा जाता। तो घिसो क्या कह रहा है? 50 से कम मैंने भी नहीं खाई होगी। तो अब ये क्या कह रहा है? मैंने भी 50 से कम नहीं खाई, ज़्यादा ही खाई है। अच्छा, अच्छा पट्टा था तो मेरा आधा भी नहीं। बोल रहा मैं अच्छा पट्टा था तो मेरा आधा ही नहीं है, घिसो कह रहा है माधव को। आगे देखो, आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डाले सो रहे हैं, जैसे दो बड़े अजगर गेंडोलियाँ मारे पड़े हो। मतलब इस तरह सो गए जैसे दो अजगर गेंडोलियाँ मारे पड़े हो। तो ये भी आप अंडरलाइन कर लेना, ये क्वेश्चन कहीं आया था कि जैसे दो अजगर गेंडोलियाँ मारे पड़े हो। तो ये घिसू और माधव सो रहे थे ना, उस दशा का चित्रण किया कवि ने। और बुद्धिया अभी तक क्या दर्द के मारे करा रही थी। सवेरे माधव ने कोर्ट में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई, उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी, उसके पेट में बच्चा मर गया। जब माधव सुबह जाता है उठ के, तब देखता है कि बुधिया की मृत्यु हो गई। माधव भागा हुआ घिसू के पास आया, फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे, छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये रोना धोना सुना तो दौड़े आए, पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अपागों को समझाने लगे। कई बार समझाते हैं ना भाई, डेथ हो जाती है, कोई नहीं जैसा हुआ, भगवान को इतनी उम्र थी, ऐसे जो सांत्वना या आश्वासन देते हैं ना, वो वाली चीज़ें। मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर ना था, कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। पर घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। ये भी कहाँ से लिया गया अभी? कफन कहानी से, कि पैसा किस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। बाप बेटे रोते हुए कहाँ गए? गांव के जमींदार के पास गए। वे इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। कौन? जमींदार। चोरी करने के लिए, वादे पर काम ना आने के लिए। मतलब क्यों पीट चुके थे? पूछ ले जमींदार ने घिसू और माधव को, क्यों बेटा? कभी तो चोरी करने के लिए बेटा, कभी वादा कर लिया काम पर आने का, लेकिन आए नहीं, तो इसलिए जमींदार ने उन्हें पीटा था, है ना। पूछा, क्या बे घिसुआ रोता क्यों है? जमींदार पूछ रहा है ना। अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घिसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई, रात भर तड़पती रही। सरकार हम दोनों उसके सिराने बैठे रहे थे। को झूठ बोल रहा है। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुद्दा वे कि हमें दगा देगी, यानी वे चली गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा। मालिक तबाह हो गई, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, आपके सिवा कौम उसकी मीठी उठेगी, आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊँ। मतलब अभी ये देखो, हाँ एक्टिंग अच्छी करता है साला, है ना। कौन? ये घिसू। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घिसू पर दया करना कंबल पर काला रंग चढ़ाना था। इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करने ना, कि घिसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। देखो मुहावरा युक्त भाषा प्रयोग करिए प्रेमचंद ने। जी में तो आया कि कह दे चल दूर हो यहाँ से, यूं तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हराम खोर कहीं का। ये जमींदार के कथन है ना। बदमाश मन में सोच रहा, कह नहीं रहा है, लेकिन ये क्रोध, ये दंड का अवसर ना था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपये निकाल कर फेंक दिए। मतलब 2 रुपये उनको दे दिए घिसू को, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से ना निकला। लेकिन सांत्वना का एक शब्द भी जमींदार के मुंह से नहीं निकला। उसकी तरफ ताका भी नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा, मतलब उसकी तरफ देखा ही नहीं। लेकिन इस स्थिति में उसने कुछ दिया, है ना। आगे देखो, जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए,
क्वेश्चन आ जाए जमींदार साहब ने कितने रुपए दिए, 2 रुपये। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो गाँव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता, मतलब अब जमींदार साहब ने दिए तो गांव वालों को भी देना पड़ेगा। घिसू जमींदार के नाम का टिंडोरा पीटना भी खूब जानता। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घिसू के पास कितने रुपये इकट्ठे हो गए, 5 रुपये की अच्छी रकम जमा हो गई। देखो 5 रुपये इन्होंने इकट्ठा कर लिए मांग मांग के, है ना। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी। और दोपहर को घिसू और मधु बाजार से कफन लाने चले। 5 रुपये इकट्ठे करके वो कहाँ जाने लगे, कफन लाने गए। और इधर लोग क्या काटने लगे, बांस काटने लगे चिता को अग्नि देने के लिए। गांव की नरम दल स्त्रियां आकर लाश को देखती, उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती। कैसा बुरा रिवाज है, कैसा बुरा रिवाज है। ये अच्छा कथन है ना, यहाँ ध्यान रखना है। किसका, 1 मिनट बता देता हूँ आपको। कैसा बुरा रिवाज, ये माधव का कथन है, ध्यान रखना अच्छा है। कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढकने को चीथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर कफन चाहिए। कैसा बुरा रिवाज है, जीते जी तो तन ढकने को चिथड़ा भी ना मिले, लेकिन मरने पर कफन चाहिए। अच्छा कथन है दोस्तों, ये ध्यान रखना है ना। किसका, माधव का। कफन लाश के साथ जल ही जाता है, और क्या रखा रहता है। ये 5 रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू हो जाता। ये कौन कह रहा है, ये अब कह रहा है घिसू। यानी पहले मिल जाता तो दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे की मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। इस तरह के कपड़े रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई, तब दोनों ना जाने किसी देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे, यानी दारू के ठेके के सामने जा पहुँचे। और किसी पूर्व निश्चित योजना से क्या अंदर चले गए। जैसे इन्होंने योजना बना ली पहले ही कि हमें वहीं जाना है, तो वो अंदर चले गए मधुशाला में। वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घिसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी 1 बोतल हमें भी देना। वहाँ जाके शराब की बोतल मांग रहे। देखो कितनी बड़ी विडम्बना है, घर में लाश पड़ी है, लेकिन ये क्या मांग रहे, 1 बोतल हमें भी देना। आगे देखो, इसके बाद कुछ चिकौना आया। चिकौना किसे कहते हैं, नमकीन वगैरह आती है ना, उसे चिकौना कहते हैं। चिकौन आया, तली हुई मछलियाँ आई, ये ध्यान रखना। चिकौन आया, फिर मछलियाँ आया। दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। और कई कुंजियाँ ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों में सुरूर आ गया। कुंजियाँ किसे कहते हैं, पेग, कई पेग है ना। यीशु बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है, आकर जल ही जाता है। कुछ बहू के साथ हो ना जाता, कभी कफन लगाने से क्या मिलता है, वो जल ही जाता है। बहू के साथ तो कुछ जाता नहीं। ये यीशु कह रहा है माधव को। माधव देखो, माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को ये अपना निष्पापता का साक्षी बना रहा है। मतलब आकाश की तरफ देख ऐसे बोल रहा है कि दुनिया, 1 मिनट है ना, पूरा कट जाएगा, कि दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग ब्राह्मणों को 1000 रुपये क्यों देते, कौन देखता है, परलोक में मिलता है नहीं मिले। ये कथन इंपॉर्टेंट है। माधव कह रहा है आसमान को साक्षी बना मानकर ऊपर देखे ना। तो ये कथन किसका पूछ ले, किस कहानी से, ये भी पूछ ले कि दुनिया का दस्तूर है, नहीं तो लोग ब्राह्मणों को 1000 रुपये क्यों देते, कौन देखता है कि परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, चाहे फूंके, हमारे पास फूंकने को क्या है ना। आगे देखो, लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे, लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। अब वापस कह रहे हैं भाई लोगों को आप जवाब क्या दोगे। घिसू हंसा, अबे कह देंगे रुपये कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। लोगों को विश्वास तो ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपये देंगे। अब घिसू, माधव कह रहा भाई हम यहाँ उड़ा रहे हैं, तो लोग जवाब मांगेंगे तो उनको क्या कहेंगे, तो क्या देंगे, कमर से खिसके, फिर वापस देंगे। माधव भी हंसा। इस अनअपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी। ये कौन बोल रहा है, माधव। मरी तो भी खूब खिला पिला कर। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, माधव का कथन है। अभी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। यीशु ने 2 शेर क्या मंगी, अब पुड़ियाँ मंगाई, है ना। चटनी, अचार, कलेजियाँ, शराब खाने के सामने ही दुकान दी। माधव लपक कर 2 पत्रों में सारा सामान ले आया। कुछ तो यहाँ मधुशाला से ले लिया, पेग वेग उड़ाए, पहले मछलियाँ वगैरह सारा खाए, अब ये सामान हो रहा है ना। पूरा 1.5 रुपये का खर्च हो गया। 5 रुपये इनको मिले थे, 2 रुपये किसने दिए थे, जमींदार ने। 3 रुपये कहीं और से इकट्ठे कर लिए, और 1.5 रुपये यहाँ खर्च कर दिए इन्होंने खाने पीने में। सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे हैं। दोनों इस वक्त शान से बैठे हुए पूरियाँ खा रहे हैं, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ, ना बदनामी की फिक्र। इन भावनाओं को इन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया है। ये भी अच्छी पंक्ति है कि दोनों इस वक्त शान से बैठे पुड़ियाँ खा रहे हैं, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ, ना बदनामी की फिक्र। इन भावनाओं को इन्होंने बहुत पहले जीत लिया है। अच्छी लाइन है, ये आपको ध्यान में रखना है। घिसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो उसे
पुण्य ना होगा। अब देखो ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड में, इनकी आत्मा प्रसन्न क्यों हो रही है किशोर माधव की? क्योंकि इन्होंने आज पहली बार ठाकुर की बारात के बाद भर पेट के पिया और खाया है, इसलिए इनकी आत्मा प्रसन्न हो रही है ना। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक दी। जरूर से जरूर होगा भगवान, तुम अंतर्यामी हो, उसे बैंकुट में ले जाना। किसे? बुद्धिया को है ना। हम दोनों को हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र पर ना मिला। भोजन मिला इसलिए उनकी आत्मा क्या हो रही है? प्रसन्न हो रही है। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जगी। बोले, क्यों दादा? ये अपने पापा को क्या कहता था? घिसू नहीं, माधव घिसू को दादा कहता था, ध्यान रखना है ना। हम लोग भी तो एक ना एक दिन वहाँ जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे। घिसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर ना दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा ना डालना चाहता था। जवाब क्यों नहीं दिया? कि परलोक की बातें सुनकर जो अभी आनंद ले रहे थे वो उसमें बाधा नहीं डालना चाहता था। जो वहाँ हम लोगों को पूछे कि तुम्हें कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर ये कह रहे हैं बुद्धिया हमें जब वहाँ मिलेगी, हम भी परलोक में जाएंगे, तब उसे क्या जवाब देंगे, है ना। तू जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा। यीशु क्या कह रहा है? तू जानता है उसे कफन ना मिलेगा, तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल यानी 60 साल का है यीशु। क्या दुनिया में घास खोदता हूँ, उसे कफन मिलेगा और इससे भी बहुत अच्छा मिलेगा। यीशु क्या कह रहा है? उसे कफन मिलेगा और इससे भी अच्छा कफन मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने डाला था। अब इसको शक हो रहा है कि मुझे पूछेगी परलोक में कि भाई आपने रुपए चट कर दिए मेरे कफन के, है ना। घिसू गर्म होकर बोला, मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने इस बार दिया। घिसू क्या कह रहा है? वही लोग देंगे जिन्होंने इस बार दिया। अब की बार रुपये हमारे हाथ में नहीं आएंगे, इस बार वो कफन लेके आएंगे, हमें पैसे नहीं देंगे, है ना। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता है, सितारों की चमक तेज होती है, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती है। कोई गाता था, कोई डींगे मारता, कोई अपनी संगी के गले लिपट जाता, कोई अपने दोस्त के मुंह से कुल्हड़ लगाई देता था। वहाँ के वातावरण में सरूर था। कहाँ के वातावरण में? मधुशाला के वातावरण में सरूर था। हवा में नशा कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते। शराब से ज़्यादा वहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बातें, शराब से ज़्यादा वहाँ की हवा यानी मधुशाला की हवा उन पर नशा करती थी। शराब में तो नशा कम था, हाँ। वो है ना गाना कि नशा अगर शराब में होता तो नाचती बोतल, आपने सुन रखा होगा। तो वहाँ की हवा में सुरूर था। वहाँ की हवा मतलब नशा का, हवा से ज़्यादा नशा मिलता है। कुछ देर के लिए वे भूल जाते वे जीते या मरते, या ना जीते ना मरते। और दोनों बाप बेटा मज़े लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाह इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली है, पूरी बोतल बीच में। लोग देख रहे थे कितने भाग्य के बली है, पूरी बोतल इनके बीच में पड़ी है ना। भर पेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियाँ और पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया। देखो माधव ने जो बच्चे दिए ना पूरियाँ वगैरह, किसे दे दी? एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा उनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। देने के गौरव और आनंद का उल्लास उसने जीवन में पहली बार अनुभव किया। माधव ने देने का गौरव, आनंद और उल्लास अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। वो भी किसकी वजह से? बुद्धिया की वजह से। बुद्धिया की डेथ नहीं होती तो इनको 5 रुपये नहीं मिलते, 5 रुपये नहीं मिलते तो मधुशाला में नहीं आते, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। घिसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे, जिसकी कमाई है वे तो मर गई। ये घिसू कह रहा है ना, पर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं, मतलब बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं जो तुझे मिल रहे हैं, तू उसे आशीर्वाद दे। माधव ने फिर आसमान की तरफ देख कर कहा, वह वेंकुट में जाएगी दादा, वह वेंकुट की रानी बनेगी। माधव का कथन है, ये आपको ध्यान में रखना है। दादा घिसू अपने पिता को कहा करता था। आगे देखो, घिसू खड़ा हो गया जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा वेंकुट में जाएगी, किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी करके। ये घिसू कह रहा है वापस कि जीवन की सबसे बड़ी लालसा इनकी क्या थी? कि भर पेट एक बार खाना मिल जाए, है ना। तो जीवन की लालसा पूरी कर गई। वे ना वेंकुट वेंकुट में जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं, अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं? कहें भाई ये जो पापी लोग हैं वो थोड़े वेंकुट में जाएंगे। वेंकुट में कौन जाएगी? बुद्धिया जाएगी। श्रद्धालुओं का रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है, दुख और निराशा का दौर हुआ। पंक्ति इंपॉर्टेंट है, ये आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। माधव बोला, मगर दादा बेचारे ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा है, कितना दुख झेलकर मरी है। वे आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा। कौन? माधव। चीख मार मार कर। यीशु ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो, वे माया जाल से मुक्त हो गई है, जंजाल से छूट गई है। बड़ी भाग्यवान थी, इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे,
ठगिनी क्यों नैना झमकावे ठगिनी। ये कबीरदास जी की पंक्ति है, आपको ध्यान में रखना है। किसकी पंक्ति है ये? कबीरदास जी की पंक्ति है। पीकड़ों की आंख इनकी ओर लगी हुई थी, ये दोनों अपने दिल में मस्त गाते जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, फिर मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए, आखिर नशे से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। ठीक है साथियों, हमने कफन कहानी पढ़ी है, पहली बार मैंने यह कहानी पढ़ी है। कोई भूल चूक रही है तो आप बताना, और अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना उनको ज़रूर बताएं, क्योंकि उन्हें फ़ायदा मिले। क्योंकि देखो हम लोग भी आपकी तरह पहले इधर उधर ढूंढा करते थे, कोई अच्छी चीज़ मिल जाए देख लें। तो जो हमें अनुभव है, जो हमने अनुभव किया है, वो चीज़ें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इन्हें शेयर ज़रूर करें और किसी को फ़ायदा मिले, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये ध्यान रखना है। विशेषता एक बार वापस देख लो, कफन कहानी की विशेषता यहाँ से अच्छा क्वेश्चन आता है। ये कहानी यथार्थवादी कहानी जो आर्थिक विषमता को स्पष्ट करती है, मेहनत का विरोध करती है, हमने पढ़ा भी है ना, आर्थिक भेदभाव के खिलाफ क्रांति का भाव भरती है, सर्वहारा वर्ग का समर्थन करती है, सामाजिक विद्रोह का भाव भरती है। पात्रों को मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया प्रेमचंद ने, वर्ग संघर्ष को स्पष्ट करती है और आलसी वर्ग का समर्थन करती है। ये विशेषता अगर आप याद कर लोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।